Assalamualaikum everyone, this is Daud Naveed Khan and I welcome you to the next class of DM and SEO by NAFTAC program. So आज की क्लास का टॉपिक हमारा कीवर्ड रिसर्च का है और कीवर्ड रिसर्च को हम आगे और मूव ऑन लेके जाएंगे और फर्दर टॉपिक्स देखेंगे कीवर्ड रिसर्च हम कैसे और मज़ीद तरीक़ों से कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में कुछ कीवर्ड रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर बात की थी और क्या मुझे क्लास में कोई बता सकता है कि कौन कौन से कीवर्ड रिसर्च टॉपिक्स हमने बात की थी? जी, विकिपीडिया, रेडिट एंड गूगल कीवर्ड प्लानर। तो सबको ईज़िली समझ में आया कि सारे कीवर्ड टूल कैसे यूज़ करने, कि गूगल कीवर्ड प्लानर का समझ में आ गया आपको सारा बेसिक्स के कैसे यूज़ करना है, कीवर्ड कैसे निकालने हैं। अगर मैं आपको कल बोलूँ कि ठीक है अब मुझे यूएसए टारगेट ऑडियंस नहीं, मुझे न्यूजीलैंड चाहिए, तो आप निकाल लेंगे। और न्यूजीलैंड से ही मुझे गूगल सर्चेस भी चाहिए, तो वो वहाँ भी सेटिंग करके आप न्यूजीलैंड को सिलेक्ट कर लोगे, यूएसए के बजाय न्यूजीलैंड कर लोगे एज यूजुअल। तो गूगल क्या है तो गूगल न्यूजीलैंड लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आज का टॉपिक जो आपका असाइनमेंट भी था कल, वो हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने अपने कीवर्ड्स को डिवाइड करना है इंटेंट्स में, ठीक है। हमने 4 इंटेंट पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? देख के बता लिया सबने, ठीक है, ज़बरदस्त, सबको नज़र आ रहा है इसका मतलब। तो नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल इंटेंट। नेविगेशनल का मतलब क्या था? दैट इफ़ यू वांट टू गो समवेयर और गो ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन या गो ऑन अ स्पेसिफिक ब्रांड डायरेक्टली। अब कोका कोला एक ब्रांड है, अगर कोका कोला को मैं सर्च करूँगा टॉप पे कोका कोला की वेबसाइट आएगी। ऐसा तो नहीं मुझे दिखाएगा टॉप सॉफ्ट ड्रिंक्स इन द ग्लोब, नो। कोका कोला इज़ अ ब्रांड, इज़ अ रिनोन ब्रांड। लकी वन में अगर सर्च करूँगा तो मुझे क्या दिखाएगा? लकी वन मॉल की वेबसाइट और लकी वन का मैप। मुझे ये दिखाएगा लकी वन कब बना, हिस्ट्री क्या है, कितने फ्लोर्स हैं, कितनी जगह है, कितने स्क्वायर फीट, नो। दैट इज़ कॉल्ड अ नेविगेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल में अगर मैं एक चीज़ उसमें ऐड कर दूं कि व्हाट इज़ अ मॉल, हाउ लकी वन बिल्ड, तो मुझे शायद एक वीडियो दिखा दे लकी वन के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी बुनियाद, बेसमेंट कैसे डली, फिर ओपनिंग कैसे हुई, वो सारी हिस्ट्री मुझे नज़र आ जाएगी। जिस तरह हम कतर के फीफा की स्टेडियम्स की वीडियो देखते हैं कि वो कैसे बिल्ड हुए थ्रू आउट द ईयर्स, स्ट्रक्चर कैसे बना, और वो इन्फॉर्मेशनल है। अगर मैं सर्च कर लूँ कि डॉल्मेन वर्सेस लकी वन, विच वन इज़ बेटर, तो मेरा कीवर्ड का इंटेंट क्या है? कमर्शियल भी है मेरा कीवर्ड का मतलब। क्या मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे लकी वन जाना है या डॉल्मेन जाना है? मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं लकी वन जाऊँ या डॉल्मेन जाऊँ? अब मैंने सर्च करा कि बेस्ट डिस्काउंट्स इन लकी वन मॉल, नाउ क्या इंटेंट आ गया कि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लकी वन ही जाना है, लेकिन अब मुझे परचेज़ की तरफ जाना है कि डिस्काउंट कहाँ मिल रहे हैं, एंड्योर पे कहाँ डिस्काउंट चल रहा है, हाइपर तो आई गेस चला गया अब लकी वन से ना। ग्रॉसरी अगर मैं लेना चाहता हूँ वहाँ कोई डिस्काउंट है, खाड़ी में कुछ ऐसा XYZ कोई डिस्काउंट है। अब मुझे मेरा डिफाइंड हो गया है इंटेंट। तो जब भी आप लोग कीवर्ड रिसर्च करोगे तो कीवर्ड रिसर्च को अपने ब्रांड के मुताबिक डिवाइड करोगे इंटेंट्स के अंदर। क्यों करोगे डिवाइड? ताकि एज अ कस्टमर के साथ आप लिंक कर सको कि जब कस्टमर टाइप करेगा तो वो क्या सोच के टाइप कर रहा है और वो कहाँ जाना चाह रहा है। गूगल इज़ अ सर्च इंजन हु प्रॉमिस यू टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, लेकिन वो बेस्ट रिजल्ट तब देगा जब आप उसको अच्छी तरीके से बताओगे कि आपको क्या चाहिए। आप बताओगे कि मुझे लकी वन का रास्ता बताओ तो वो लकी वन का मैप खोल के दिखाएगा। अगर आप बताओगे लकी वन में डिस्काउंट्स बताओ तो वो लकी वन के डिस्काउंट्स की वेबसाइट बता देगा, या वो वेबसाइट दिखा देगा
या वो मॉल्स की वेबसाइट या वो ब्रांड्स की वेबसाइट दिखा देगा जो लकी वन के अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं। जे डॉट पे डिस्काउंट चल रहा है 15% ऑन हिज परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग, खाड़ी में डिस्काउंट चल रहा है, केयरफॉर में डिस्काउंट चल रहा है, XYZ। अब आपका इंटेंट है, आपका कस्टमर सर्च कर रहा है हु, व्हाट इज, हाउ, और आपकी जो वेबसाइट है वो प्रोडक्ट्स के बारे में है, तो कभी आप मैच नहीं कर पाओगे उसका इंटेंट, कभी भी नहीं कर पाओगे। आपका इंटेंट होना चाहिए क्या? बाय, आई वॉन्ट टू परचेज चीप, अफोर्डेबल, बेस्ट शूज, बेस्ट प्राइसेस, एट बेस्ट प्राइसेस, लेदर बैग्स, लेडीज लेदर बैग्स नियर मी, ये आपके कीवर्ड होने चाहिए। आपके ये तो व्हाट इज लेदर बैग, ये आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगरचे आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ किया और उसने बताया कि व्हाट इज लेदर बैग इज़ अ लो वॉल्यूम कीवर्ड, इज़ अ लो बिड कीवर्ड, यू कैन यूज़ इट इन योर वेबसाइट, लेकिन आपका इंटेंट मैच नहीं हो रहा तो आप इसको नहीं यूज़ करोगे। यहाँ हमने एक्सरसाइज से आज ये सीखा जो आपने अभी करी थी कि आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च को इंटेंट वाइज देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं गूगल ने जिसको लो कीवर्ड बता दिया आपने बिना सोचे समझे डाल दिया। रैंक स्टार एक वेबसाइट का नाम था, हमने रैंक स्टार, अल्टीमेटली आफ्टर सम मंथ्स हमें पता लगा कि इस कीवर्ड पे हमें तो रैंकिंग आ नहीं रही और रैंकिंग किसी और को ही जा रही है। मेहनत हम कर रहे हैं, फल कोई और खा रहा है, क्योंकि वो इंटेंट नहीं था हमारा। हमने मिसअंडरस्टैंडिंग से हमने काम ले लिया या लैक ऑफ रिसर्च से हमने काम लिया। हम इतना पेशेंस नहीं थे, हमने बस जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, हमने जल्दी जल्दी सेलेक्ट किया और बस कंटेंट राइटिंग शुरू कर दी। नो, इट टेक्स टाइम। तो आपका अब का जो टास्क है वो ये भी है कि आप अपने कीवर्ड्स को, जो भी DM, SEO और वेबसाइट डेवलपमेंट के कीवर्ड्स आपने निकाले हैं उनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके लाएंगे। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ढूंढेंगे DM, SEO ग्राफिक्स के, नेविगेशनल कीवर्ड ढूंढेंगे DM, SEO ग्राफिक के, इस तरह कमर्शियल और इसी तरह ट्रांजैक्शनल कीवर्ड ढूंढेंगे आप। समझ आ गई एवरीवन? क्लियर? सबको गूगल कीवर्ड लॉगिन करना आ गया? किसी को इशू तो नहीं है? आपको कोई इशू नहीं है? एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ स्मूथ, ओके। तो अब आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कन्फ्यूजन इसमें? सबको पता है, इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि अपने डिवाइड करना है। कितने डिवाइड करने हैं? 7 इज़ फॉर कमर्शियल, इज़ फॉर DM के 7 इंफॉर्मेशनल होने चाहिए, DM के 7 नेविगेशन होने चाहिए, DM के 7 कमर्शियल और ट्रांजैक्शन होने चाहिए। इस तरह 7 7 7 7 SEO के, 7 7 7 7 वेब के। और ये मुझे कल टास्क चाहिए आपको गूगल शीट पे, ठीक है। प्लानिंग कहाँ से करनी है? आपके पास है 3 से 4 मेथड्स हैं। आज एक और मेथड आपको सिखा दूंगा जिससे और आपको हेल्प हो जाएगी। समझ गए टास्क? अब एक टॉपिक हमारे पास आता है कि कीवर्ड्स आपके पास आ गए, 1000 कीवर्ड हैं आपके पास, लो वॉल्यूम भी हैं, इंटेंट भी सही है। अब उसमें से सर्च कैसे करें, उसमें से कौन से निकालें कि हमारे लिए कौन से बेहतर हैं? यहीं कन्फ्यूजन आ रही है सबको। भाई एक बंच ऑफ कीवर्ड्स आ गए। अब मैंने आपसे पूछा कैसे सर्च किया? सर लो वॉल्यूम देखा, सर ये देखा, वो देखा, अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोगों ने ये भी मुझे बोला अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, अच्छा कीवर्ड अच्छा लग रहा था, बस कुछ थी उसमें ऐसी बात के अट्रैक्ट हो गई, तभी वो शायद वो लिस्ट में भी नहीं आ पाया बेचारा। अगर वो इतना अच्छा लग रहा था तो शायद हमारी टॉप 10 लिस्ट में आ सकता था वो। तो अच्छे और बुरे भी नहीं लग रहा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपने नोटिस करना है बिफोर सेलेक्टिंग योर कीवर्ड फ्रॉम द लिस्ट। सर्च वॉल्यूम आप सबने देखा कि हाई सर्च वॉल्यूम भी होता है, लो सर्च वॉल्यूम भी होता है। डिजिटल मार्केटिंग को 1000 से लेके
एक हज़ार से लेके 10,000 लोग सर्च कर रहे थे। मार्केटिंग को 10,000 से लेके 1 मिलियन लोग सर्च कर रहे थे। हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम हमने कहा कि टारगेटिंग, ट्रैफिक लाना आसान, बहुत ट्रैफिक आता है, लेकिन कंपटीशन आसान होता है, मुश्किल होता है। आप कनेक्ट नहीं कर रहे क्लास के अंदर, कहीं और ही हो, ठीक है। हाई वॉल्यूम कीवर्ड पर कंपटीशन आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 1 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं, 1 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं, और इस पर कितने लोग स्पॉन्सर ऐड चला रहे होंगे, पैसा कितने लोग खर्च कर रहे होंगे, उस पर आपकी रैंकिंग आना निहायत मुश्किल है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम लो लेवल कीवर्ड्स को टारगेट करें, लेकिन लो लेवल का भी नहीं क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि हम इतना लोएस्ट चले जाएं कि 1,500 लोग सर्च कर रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, यूएसए की मार्केट में, यूएसए कंट्री के अंदर सिर्फ 500 लोग आपके कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ना होने के बराबर सर्चेज हैं। मतलब आप 500 लोग तो गुलशन इकबाल से भी सर्च कर सकते हैं आपके कीवर्ड को, यूएसए में सिर्फ 500 या 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं, इट इज़ वेरी लो। आपको उस कीवर्ड की रैंकिंग शायद खुद मैनुअली तरीके से बढ़ानी हो, लोग आपसे हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे कीवर्ड हमारे चांस कीवर्ड होते हैं, इस रिस्क टेकिंग कीवर्ड्स होते हैं कि अगर इनको लिया और इन केस कोई ऐसा बूम आया कि इसके कीवर्ड की रिसर्च आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, किसी चीज़ का भी ट्रेंड आ सकता है। कुछ लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आपने सर्च किया अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का हमने देखा था कि रैंकिंग नहीं है इतनी, लेकिन अफोर्डेबल की रैंकिंग अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आगे जाके इन्फ्लेशन हमें और हिट करता है, हम बेस्ट को छोड़ के हम अफोर्डेबल पे आ जाते हैं कि अब बेस्ट सर्च नहीं करना भाई, अब अफोर्ड नहीं कर सकते, अब अफोर्डेबल मार्केटिंग पैकेजेस सर्च करो। ऐसी एजेंसी देखो जो अफोर्डेबल काम करके दे रही हो, बेस्ट तो जेब इजाज़त नहीं दे रही। तो अफोर्डेबल की रैंकिंग बढ़ना स्टार्ट हुई, वो 500 थी, अचानक से आप देखोगे 2,000 हो जाएगी, आगे से 10,000 हो जाएगी। पाकिस्तान में शायद अफोर्डेबल ज़्यादा चल रहा हो, लेकिन यूएसए में इस टाइम अफोर्डेबल नहीं, वो लोग बेस्ट देखते हैं। तो अफोर्डेबल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम अफोर्डेबल पे भी रैंक हम काम करना स्टार्ट करेंगे, तो हम सर्च वॉल्यूम उसका भी देखेंगे, लेकिन हम बहुत जो हाई है हम उसको इग्नोर करेंगे कि टोटली फोकस सिर्फ उस पर रखना जो हाई है, ये बेवकूफ़ी है। मैं आपको मना नहीं कर रहा, आपको ना कोई गूगल पेनल्टी लगाएगा या गूगल आपको ब्लैकलिस्ट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आपको टाइम बहुत लगेगा, और टाइम भी कीमती है। आपके पास 2-3 क्लाइंट हैं एसईओ के, और तीनों में इतना टाइम लग रहा है आपको, आप कैसे अपने आप को प्रूफ कर पाओगे? आपको क्लाइंट से काम लेना है ताकि मंथली बेसिस पे आपका इनकम चलती रहे, रोलिंग आती रहे। आप उसको कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करके दोगे तभी तो वो नेक्स्ट मंथ की पेमेंट करेगा। आपने टारगेट ही, एक्सपेक्टेशंस ही उसकी इतनी बढ़ा ली कि सर ये जो देख रहे हैं ना बोर्ड पे सबसे हाई यहाँ लेकर आएगा आपका भाई आपको, ठीक है, और 6 महीने हो गए भाई 10वें पेज पे भी लेकर नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसका इंटेंट ही गलत है। वो डायरेक्ट चाह रहा है कि मैं प्लॉट ले लूँ DHA सिटी में। भाई आप पहले स्टार्ट तो लो, गुलशन, जौहर, यहाँ से स्टार्ट लो। बंदा छोटी गाड़ी से स्टार्ट लेता है, आस्ते आस्ते अपग्रेड करता रहता है। और वो नहीं गाड़ी लूँगा तो वीगो लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा, तो मैं तो फिर पैदल ही घूमूँगा भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं अभी उसके। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। लो वॉल्यूम कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे हम, और आस्ते आस्ते जब हमारी वेबसाइट की अच्छी एज होती रहेगी, अच्छी अथॉरिटी बिल्डअप होती रहेगी, हम अपने कीवर्ड्स को ब्रॉड करते रहेंगे। फिर हमारा जब लेवल हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट 6 से 7 साल पुरानी हो गई है, हम गूगल के फर्स्ट पेज पर आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, फर्स्ट पेज पे, देन हमारी स्ट्रेटजी चेंज होगी। अब हम हाई लेवल कीवर्ड्स को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अथॉरिटी बिल्डअप हो गई है, हमारा रिव्यूज़ अच्छे हैं, कस्टमर हमारे साथ ज्वाइंट है, हम सर और रिजल्ट दे रहे हैं ना हम लोगों को। आपकी वेबसाइट ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही कीवर्ड पे रैंक करे, आपकी वेबसाइट मल्टीपल कीवर्ड पे रैंक करनी चाहिए। आपकी सर्विसेज हैं 10,
तो कोशिश करें वो 10, अगर एक एसईओ के बारे में, तो एसईओ में कोई एक ऐसा कीवर्ड हो जो आपकी वेबसाइट रैंक करे। ग्राफिक में भी कोई ऐसा कीवर्ड हो, बेस्ट लोगो डिज़ाइनर इन टेक्सास, इस पर आपकी वेबसाइट रैंक करे। मुझे कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही कि ऐसा तो नहीं कि आप समझ रहे हैं कि हम एक ही कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं? आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हैं। जितनी सर्विसेज होंगी उतने ही कीवर्ड्स बढ़ेंगे और उतने ही चांसेस हैं आपके उन रैंकिंग कीवर्ड्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीवर्ड मिस ज़रूर होगा जो आप पकड़ोगे और उसके ऊपर वर्किंग करोगे तो उस डोमेन के अंदर आप रैंक करोगे। आपकी 3 सर्विसेज थी, डीएम, एसईओ और ग्राफिक। हो सकता है डीएम में कंपटीशन बहुत है, ग्राफिक्स में बहुत है, लेकिन एसईओ में आप रैंक कर रहे हो। उस रैंक से मदद क्या मिलेगी कि इवेंचुअली वो ऑडियंस आपके डीएम के पेजेस को भी देखेगी। एक बार ऑब्वियसली बात है, आपकी शॉप में कोई बंदा आता है तो वो ऐसा नहीं जो चीज़ लेने आया वो इधर नज़र घुमाता है कि और क्या वैरायटी है भाई। तो एसईओ से आप कस्टमर ले आए, ट्रैफिक ले आए, उसने डीएम देखा, आपका ग्राफिक्स भी देखा, एसईओ भी देखा, पेड मीडिया भी देखा, यूट्यूब मार्केटिंग भी देखा, अच्छा ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो आया था वो एक चीज़ करने और गया वो 3-4 चीज़ों का कोटेशन लेके आपसे, और गूगल ये सब चीज़ें नोट कर रहा है। ऐसा नहीं समझेंगे गूगल सिर्फ एसईओ ही नोट कर रहा है, एसईओ के पेज पे आया, एसईओ से चला गया, ओके गुड, एसईओ को रैंक करते रहो। नहीं, उसने ये देखा कि एसईओ से कहाँ गया, डीएम पे उसने कितने सेकंड्स गुजारे, कहाँ कहाँ क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस किया, कॉन्टैक्ट अस में ईमेल भेजी, इट मीन्स को डीएम में भी इंटरेस्टेड है। तो गूगल का रैंक मेथड, रैंक ब्रिंग जो लैरी पेज ने बनाया है, वो ये सब नोटिस कर रहा है। अब चाहे उसका नाम रैंक पेज रैंक से मुख्तलिफ हो गया हो, लेकिन वो चीज़ है, एग्जिस्ट कर रही है कि जहाँ ऑडियंस है वो उस चीज़ को और ऊपर लाओ। हमने एक वीडियो देखी थी, चीता रनिंग स्पीड, और थाउजेंड्स के अंदर पेज खुल गए। तो उसने ये देखा चीता रनिंग स्पीड कहाँ कहाँ आ रहा है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, बार बार कहाँ आ रहे हैं, बार बार लोग जा कहाँ रहे हैं, किस वेबसाइट पे। उसने वेबसाइट को ऊपर ही ला के छोड़ दिया, तो मेरा काम आसान हो जाए भाई, कोई लिखे तो मैं इसी वेबसाइट को ऊपर कर दूँ। समझ आ रहा है? तो ये सर्च वॉल्यूम है। दूसरी चीज़ डिफ़िकल्टी। क्या आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में नज़र आई कहीं कोई कॉलम बना हुआ था डिफ़िकल्टी का? एक बार सब देख सकते हैं दोबारा? नहीं, नो, मुझे ये चेक करना है। चलें ठीक है, मैंने आपको इसी बहाने, बल्कि इसको रोकते हैं, एंड में देखते हैं कि डिफ़िकल्टी आप कैसे। डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि कीवर्ड रिसर्च टूल आपको बता देता है वेरी डिफ़िकल्ट, मीडियम, वेरी इजी, लो। इसको सिमिलर आप समझ लें सर्च वॉल्यूम से। सर्च वॉल्यूम जिस तरह हाई है, हाई का मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट है। मीडियम का मतलब क्या है कि इट हैज़ सम 50-50 चांसेस, और लो का मतलब क्या है कि ईजी। अब ये चीज़ हम ऊबर सजेस्ट आपको बताता है और कीवर्ड टूल्स आपको बताते हैं, तो हम जाकर अभी देखेंगे कि कैसे उसका लेआउट है। ठीक है, डिफ़िकल्टी समझ में आ गई, आसान चीज़ है बहुत। और हमने टारगेट हमेशा लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स को करना है।
उसी पे हमारे रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हो, बिड, हाई बिड, लो बिड, आपने ये सब गूगल कीवर्ड प्लानर पे देखा होगा। क्या है ये बिड? पे पर क्लिक, ठीक है, लिखा है मैंने। यस, कि आप कितना पे कर रहे हो गूगल को वो एक क्लिक लेने के लिए। जैसे कि क्या था, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ एड्स नज़र आ रहे हैं। 360 PR, Q1 मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, element3.com, साइट सीकर, 1 2 3 4, 4 ऐड हमें दिख रहे हैं। अब इन्होंने कोई ना कोई कॉस्ट फेसबुक एड्स को वो पे कर रहे हैं, क्योंकि इन सर्च टॉप के रिजल्ट्स पे आने के लिए। अगर मैं इनकी वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। गूगल पर आप तभी गूगल आपके पैसे काटता है या चार्ज करता है व्हेन समवन क्लिक ऑन योर वेबसाइट। अगर वेबसाइट आपकी विजिबल हो गई तो इम्प्रेशंस काउंट होंगे कि दिखी है, बस क्लिक करिए तो गूगल ने एक सर्टेन अमाउंट चार्ज की है आपसे कि मैं आपकी ऐड दिखाया मैंने गूगल पे आपकी वेबसाइट का, और उससे एक बंदा आपकी वेबसाइट पर लेकर आया हूँ, तो ये मेरी फ़ीस है उसकी, एक बंदे की, एक क्लिक की। चाहे वो बंदा अभी आया और अभी बैक होके वापस, वो फीस चार्ज हो गई है। कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक करने पे क्या कॉस्ट आती है। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन USA, कीवर्ड को सर्च करें गूगल कीवर्ड प्लानर पे, हमारा यही कीवर्ड था, एजेंसी USA। और मुझे बताएंगे मैम, आप बताएंगी। 2 मिनट ले लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, वो इशू था, ओके ओके, कोई इशू नहीं, कोई बात। यू, आप UA कर लें, कोई मसला, आप USA छोड़े, आप UE कर लें। जी मैम, क्या लो और हाई बिड दिखा रहा है वो, कोई क्या दिखा रहा है? 1400 PKR। अच्छा, करेंसी को भी आपने इसमें चेंज करना होता है, जाके USA डॉलर में करेंगे, ठीक है। 1400 कितने डॉलर हो गए हमारे? 4-4.5 डॉलर। हाईएस्ट है लोएस्ट है? हाईएस्ट बताएं।
4000 इन मीन्स के 10 12 13 डॉलर 15 डॉलर और $4 मिनिमम कॉस्ट और $15 मैक्सिमम कॉस्ट लोग दे रहे हैं अगर कोई इस क्लिक करके उसकी वेबसाइट पर आता है। एक क्लिक के $15 गूगल चार्ज कर रहा है उनसे। 10 क्लिक आ गए 150, 100 क्लिक आ गए $1500 फर्स्ट पोजीशन पे आने का ये फ़ायदा नुकसान है कि अगर आपकी अच्छा $1500 मान लीजिए आप कब तक पे कर सकते हैं, चलें 1500 छोड़ें, $500 आपने देखा कि रोज़ाना की बुनियाद पे मेरे $500 जा रहे हैं अकाउंट से और यही लोग आ रहे हैं 50-60 लोग आ रहे हैं और $5 में दे रहा हूँ। कब तक रिटेन कर सकते हैं, कब तक? सबसे मेन चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे आप। $500 पर डे वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आया 50 लोग, 50 में से ट्रांजैक्शन किसने करी आपके साथ? एक ने करी, 2 ने करी, 3 ने करी। चले मान लीजिए ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और है भी शूज़ की हम दोबारा बात करेंगे। शूज़ की वेबसाइट है, टॉप शूज़ मेन शूज़ इन यूएसए, मेरी वेबसाइट टॉप पर आ रही है। मैं $15 दे रहा हूँ एक क्लिक का गूगल को। गूगल पे वो क्लिक करके आता है मेरी वेबसाइट पे और मेरा शूज़ की प्राइस है $100 प्राइस है, उसमें जो प्रॉफिट है $30, कॉस्ट प्राइस $70। अगर वो शूज़ परचेज़ करता है तो $30 का प्रॉफिट होता है मेरा। अगर वो एक बंदा आता है, वो एक शूज़ लेता है तो $30 का प्रॉफिट हुआ। $30 में से मैंने $15 गूगल को दिए, $15 बचे मुझे पास। 50 कर लें, चलें $50 का शूज़ था जो मुझे पड़ा, $100 का मैं बेचता हूँ, $100 50 का प्रॉफिट हुआ मेरे। सब समझ रहे हैं ना, इजी मैथ्स है। 50 का प्रॉफिट हुआ, 50 में से $15 का उसको हटा दें, कितने बन गए? $35। $35 आए मेरे पास, लेकिन वो तब आएंगे जब वो खरीदेगा। वो आया, उसने देखा, उसने नहीं खरीदा, वापस चला गया। आया, देखा, नहीं खरीदा, वापस चला गया। आया, खरीदा, नहीं देखा, वापस चला गया। तो 15 जा रहे हैं, $500 हो गए। और सेल्स एंड के महीने में आप समझ लें आपने लगा दिए $2000। $2000 में आपकी सेल सिर्फ हुई है $1000 और प्रॉफिट आपका बना $500। $1500 आपने जेब से लगाए हैं गूगल पे मार्केटिंग करने के। तो ये बहुत बड़ा रिस्क भी है और फ़ायदा भी है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ही कॉस्ट प्राइस ही आपको $20 का एक शूज़ पड़ रहा है, $70 का प्रॉफिट, $80 का प्रॉफिट है आपको। अगर $15 का बंदा एक या 2 बार भी आके एक बंदा खरीद लेता है तब भी आप मुनाफे में हो। 4 लोग आए, एक ने खरीदा ना, फिर भी पैसे रिकवर हो रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है ना, प्रॉफिट मार्जिन इतना कम, उसमें से बिड इतनी हाईएस्ट दे रहे हो कि बेस्ट शूज़ इन यूएसए पे आप बिड कर रहे हो, जिसमें आपको देख रहे हो कि मुझे एक क्लिक पे $15 पड़ रहा है। आप बेस्ट शूज़ इन टेक्सास पे भी तो जा सकते थे, आप बेस्ट शूज़ लेडीज़ बेस्ट शूज़ पे भी तो जा सकते थे ना, LSI कीवर्ड पे तो जा सकते हो। लेकिन आपने कहा नहीं, वर्ड टू वर्ड ब्रॉड कीवर्ड पे डाके तो उसके तो वही पैसे ज़्यादा है। तो ये भी फ़ायदा है आपका ऑर्गेनिक SEO करने का कि यू आर नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी टू गूगल कि मुझे फर्स्ट रैंक पे लाओ। आपकी वेबसाइट पे महीने के 100 विजिटर्स आते हैं, एक भी नहीं खरीदता, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपके महीने में 10,000 लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं और 10,000 में से सिर्फ 500 लोग खरीदते हैं, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? प्रॉफिट। 10,000 लोग आए, एक ने भी नहीं खरीदा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ?
कुछ भी नहीं हुआ ना, आपके तो पैसे लगे ही नहीं गूगल पे रैंक कराने के, बस आपकी एफर्ट्स जा रही हैं, टाइम जा रहा है। ऐड की भी एक टाइम फ्रेम होता है, 10 दिन का चलाया, फिर ब्रेक लिया, फिर चलाया। यार सुबह अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो क्या मैं अपना ऐड और शूज़ का ऐड चला रहा हूँ मैं, ठीक है, शूज़ या खाने पीने का चला रहा हूँ, खाने पीने का ऐड है और मैं डिलीवरी भी करता हूँ, तो क्या मैं अपना ऐड 12 बजे से चलाऊँ दोपहर के और रात के 12 तक चलाऊँ, या मैं अपना ऐड दोपहर के 12 से रात के 4 बजे तक चलाऊँ? क्यों? जाग रहे हैं, मिडनाइट डील्स। क्या सुबह 7-8 बजे मेरा ऐड चलाने का कोई फ़ायदा है? मैं फास्ट फूड देता हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं, ठीक है। सुबह नाश्ते में बर्गर जिंगर कोई भी नहीं खाएगा, अगर है तो जाते हुए कोई टच करके हलवा पूड़ी खा लेगा, लेकिन वो मेरा जिंगर, वो तो मेरा पैसे वेस्ट होंगे ना अगर मैं ऐड चलाऊँगा तो। अगर मैं सुबह 6 से समझ लें कि आफ्टरनून तक ऐड चला, अगर बंद रखता हूँ तो मेरा फ़ायदा है। ऐड दिखेगा नहीं, गलती से लोग क्लिक भी नहीं करेंगे, पैसे भी चार्ज नहीं होंगे। मेरा ऐड ही विजिबल 12 बजे के बाद हो रहा है, लंच टाइम के बाद, लंच टाइम के अंदर, डिनर तक कवर करा, मिडनाइट स्नैक्स के टाइम भी, शाम के टाइम, फिर रात के टाइम भी, तो मुझे फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे अच्छा, अगर मैंने ऐड नहीं चलाया, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो आप, क्या सुबह 6 बजे भी आपका बंदा आता है आपकी वेबसाइट में, आपको फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है। बैठे बिठाए सोते सोता बंदा आ रहा है आपकी वेबसाइट में, कोई क्लिक किया, शूज़ परचेज़ किया, चला भी गया, अर्जेंट था उसको, ऑफिस रात की ड्यूटी करता है वो, रात के टाइम 6 बजे घर पे आता है, मोबाइल खोला, समझ आया, कर लिया। कल को 12 बजे उसने, अम्मी ने बोला भाई शूज़ आए हैं तुम्हारे, पैसे देकर जाया करो डिलीवरी। कोई पैसा लगा आपका, लेकिन ये चीज़ अचीव कब होगी? जब आप अच्छी कीवर्ड रिसर्च करोगे, जब आप अच्छी स्ट्रेटजीज बनाओगे, तब जाके ये रिज़ल्ट आपको 5 से 6 महीने में देखना शुरू होंगे कि आप सो भी रहे होगे ना तब भी काम चल रहा होगा, आप सो भी रहे हो तब भी 24 घंटे आपकी शॉप खुली हुई है ऑनलाइन। सोते हुए पैसा कमाना हर किसी का ड्रीम है ना, मेक मनी वाइल यूर स्लीपिंग। तो ये है वो चीज़ कि आप सो रहे हो लेकिन लोग आ रहे हैं खरीदने, और अगर अमेज़ॉन वगैरह पे हो तो भाई लोग आ रहे हैं, वहाँ के सुबह हो रहे हैं, आपके यहाँ 4 बजे रात के उस लोग सुबह शॉपिंग कर रहे हैं आपकी वेबसाइट से, शॉपिफाई स्टोर से, दुबई में कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो कॉस्ट पर क्लिक को देखना आपने बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे जाके पेड मार्केटिंग की तरफ जाओगे तो आपने ये भी देखना है कि मैं इन कीवर्ड्स पे पे करूँगा, इन कीवर्ड्स पे मैं पे नहीं कर सकता, बहुत कॉस्ट है। क्या लोग ऐसे भी कीवर्ड्स हैं, कंपटीशन लो है लेकिन सीपीसी बहुत ज़्यादा है, तो इन कीवर्ड्स को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। भाई मुझे तो पे नहीं करना ना, मुझे तो अच्छी बात है कि लो कंपटीशन में भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो मैं उसको ऑर्गेनिकली क्यों ना इस्तेमाल करूँ। लो कंपटीशन था, डिफ़िकल्टी भी वेरी इजी थी, लेकिन पैसा लोग $15 लगा रहे हैं फिर भी उसको ऊपर आने में। मैं कहूँ इस पर अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो उसको ऑर्गेनिकली तरीके से मैं ऊपर ला सकता हूँ, बजाय कि मैं गूगल को पे करूँ। तो ये पॉइंट है कि आप उस कीवर्ड को पिक कर सकते हो सीपीसी देखकर भी। ब्रॉड कीवर्ड का सीपीसी हमेशा ही हाई होगा, वो तो पता ही है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन कराची ऑलवेज हाई, बिरयानी इन कराची ऑलवेज हाई, ठीक है। लकी वन में कोई परफ्यूम, जे डॉट परफ्यूम में अगर मुझे रैंक करना है, जे डॉट को पीछे छोड़ना है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। तो ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। सीपीसी आपको बहुत हेल्प करता है। इंटेंट की हमने बात की थी कि आपका यूज़र क्या देख रहा है, आपने इस बारे में ज़रूर पढ़ना है और ज़रूर रिसर्च करनी है। वो पता कैसे चलेगा? जब आप यूज़र की तरह सोचोगे, उसके शूज़ में जाकर सोचोगे, उसकी तरह उसकी तरह जाके आप सोचोगे कि यार अगर मुझे कोई चीज़ परचेज करनी तो मैं क्या लिखूँगा, मुझे क्या, और अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए, राइट। आप सर्च कर रहे हो शूज़ के बारे में, तो आपका इंटेंट ये है कि आपको शूज़ दिखने हैं। शूज़ कब बने आपको नहीं देखने,
तो ये मिस्टेक नहीं करिएगा कि इंटेंट से हट जाएं। लो वॉल्यूम और इजी डिफ़िकल्टी और लो सीपीएम को देख के आप इंटेंट से ही हट जाओ। अरे यार लो वॉल्यूम है ना, डिफ़िकल्टी भी नहीं है, इजी रैंक हो जाऊंगा, लेकिन इंटेंट का क्या करोगे मेरे भाई? इंटेंट लोग सर्च ही नहीं कर रहे, और गूगल देख रहा है कि लोग सर्च कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट आ रही है, आपस में कोई लिंक ही नहीं है। वो हिस्ट्री जानना चाह रहा है शूज़ की, और आप बेच रहे हो शूज़। आप कमर्शियल है, वो इंफॉर्मेशनल है, क्या लिंक है? नो लिंक, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। तो कीवर्ड पे हमें इंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, और वही आपका अल्टीमेट गोल होगा कि यूज़र का गोल क्या है, यूज़र क्या अचीव करना चाह रहा है, अपने कीवर्ड टाइप जो उसने किया है उससे क्या चाहना चाह रहा है। कभी अपना भी रिसर्च आप लोग खुद अपना इवैल्यूएशन करना कि जब आप सर्च करते हो तो आप लोग बड़ा देख के सर्च करते हो, या गूगल आपको बताता है डिड यू मीन बाय दिस, गूगल भी आपकी हेल्प कर देता है। तो इस वजह से करता है कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, मैं बता देता हूँ तुम्हें शायद ये चीज़ चाहिए, और वो इतना प्रैक्टिस हो गया है आपके साथ, उसको आपकी हिस्ट्री सारी गूगल के पास है कि आप क्या गए, आप कहाँ गए, क्या। अच्छा बड़ी मज़े की चीज़ बता दो, क्या कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि ग्रुप में कोई डिस्कशन चल रही है और वो चीज़ आपने सोची, फान भाई के साथ भी हुआ होगा, वो चीज़ आप सोचते हो और गूगल पर एड्स आपको नज़र आ जाता है, आप लिटरली माइंड ब्लोइंग, आप बोलते हो ये कैसे यार, ये तो अभी दोस्त से मैंने बात करी थी इस बारे में, ये चीज़ कैसे आ गई मेरे मोबाइल में। माइक खुला हुआ था, बंद क्यों नहीं करते आप? क्या क्या बातें गूगल सुन रहे हैं आप, देखो। तो हमने ये देखना है कि आप जितनी, पहले ये नहीं होता था, पहले ये लिटरली ये नहीं होता था कि आप कुछ सोचते थे और वो चीज़ आपके सामने आ जाती थी। मैंने फुटबॉल, अभी हम शुरू कर रहे थे लड़के फुटबॉल खेलना, तो दराज में फुटबॉल के ऐड नज़र आ रहे हैं, ओलेक्स में फुटबॉल, यूज़ फुटबॉल, अरे मैंने कहा यार, मैं खुद एज ए डिजिटल मार्केटर मैं खुद शॉक्ड हो रहा था, देखो यार टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है। अब मुझे ऐड चलाने की, मतलब चलाऊँगा, मेरा काम फिर गूगल और फेसबुक का काम है उसको पहुँचाना, मुझे टेंशन नहीं लेनी, गूगल खुद अपने सोर्सेज से पहुँचाएगा। तो ये चीज़ आपने शायद करी हो और इसमें बहुत आपको शॉक दिया होगा। अब ये कैसे होगा कि गूगल को आपका इंटेंट पता है, अगर आप भी यूज़र का इंटेंट पकड़ लोगे ना तो आपकी रैंकिंग ज़्यादा से बढ़ जाएंगी। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक टास्क है, आपको लेंगे छोटा सा, जो आप मेरे हिसाब से टेक योर टाइम, बायर पर्सोना, इसके बारे में पढ़कर आइएगा। और ये टास्क, इसकी जो बेसिकली इसकी जो मैं आपसे पूछूंगा वो मैं आपसे इंशाल्लाह वेंसडे को पूछूंगा, ठीक है, आफ्टर मंडे। यस, रिगार्डिंग दिस बायर पर्सोना क्या होता है और क्या होता है, ये आपने सब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आपको दे रहा हूँ मैं, इंफॉर्मेशनल इंटेंट है मेरा भी आपके साथ कि व्हाट इज़ अ बायर पर्सोना, हाउ टू क्रिएट अ बायर पर्सोना। मतलब जो भी बायर पर्सोना के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सब कलेक्ट करके लाएं और यहाँ पे आपने उसको ज़रा प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी इंटरटेनिंग लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम फर्दर और मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे एसईओ को लेकर, और भी 3-4 टॉपिक कीवर्ड रिसर्च के मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, जिससे आपका एक्सपर्टीज़ का लेवल और बढ़ जाएगा। अब ये लिमिट हो रहे हैं, तो लिमिट को मुझे और बढ़ाना है और यूजिंग फ्री टूल्स बढ़ाना है। पेड टूल्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फ्री टूल्स हम बढ़ाएंगे कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।